हाय गाइस, वेलकम टू ग्लोबली। आज की डेट में रशिया और चाइना दोनों ही देशों में काफ़ी बढ़िया रिलेशंस हैं। पुतिन और शी जिनपिंग ने तो रशिया चाइना के रिलेशंस को घोषित कर रखा है कि भाई हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। शी जिनपिंग ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि चाइना रशिया फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 1969 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे समीकरण बन गए जब दोनों देशों में लगभग फुल स्केल वॉर हो ही गई थी। बॉर्डर डिस्प्यूट इतना बढ़ गया था कि रशिया ने न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दे दी थी कि चाइना को उड़ा ही देंगे। न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई थी। हम बात कर रहे हैं 1969 में हुए सीनो सोवियत बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की, जब ये दो जायंट कम्युनिस्ट देश आपस में भिड़ गए थे। क्या हुआ था बताऊंगा इस वीडियो में। रशिया उस समय का यूएसएसआर और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे और दोनों में ही आज से नहीं सदियों से चल रही है अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की। जब जो एम्पायर ताकतवर हुआ वो आगे बढ़ता चला गया और यही जो इनका एक्सपैंड करने का डिजायर था, यही 1969 में कॉन्फ्लिक्ट की जड़ भी बना। और जब ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश बन चुके थे। चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया था और रशिया तो था ही दूसरा देश। 1954 में लोगों ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया था, इसीलिए मामला 1969 में काफी सीरियस हो गया था। अब दोनों देशों के बीच ये विवाद क्यों उभरा, इसको समझने के लिए समझनी पड़ेगी बॉर्डर की स्थिति क्या थी, बॉर्डर से रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री। अब रशिया और चाइना के बीच 1600 में पहली बार बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया, क्योंकि 1600 में दोनों ही रशियन और चाइनीज एम्पायर कर रहे थे एक्सपैंड। उस समय वेस्ट में रशिया एक्सपैंड करता चला गया जब तक कि इनको पैसिफिक ओशियन नहीं मिल गया। लेकिन साउथ में ये इलाका अमूर रिवर बेसिन में जब इन्होंने हाथ मारा तब मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि चाइनीज एम्पायर इसे अपना एरिया कंसिडर करता था और इलाके में आते ही रशिया ने यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट और फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अब इसके बाद जो चाइनीज एम्पायर था वो ये बात समझ गए थे कि ये कोई इंडिविजुअल सेटलर्स है नहीं, अब हमारे सामने एक प्रॉपर इंपीरियल चैलेंज है जिससे हमें निपटना होगा। और 1670s और 1680s में यहाँ पे क्लैशेस स्टार्ट हो गए, दोनों चाइनीज और रशियन एम्पायर के बीच झड़पें शुरू हो गई। फिर बाद में नेगोशिएशंस हुई और फिर ट्रीटी साइन कर ली गई, प्रॉपर एक बाउंड्री स्टैब्लिश कर दी गई। अब 200 सालों बाद मामला फिर गड़बड़ाया। 1800 में क्या होता है, ब्रिटेन चाइना पे 2 ओपियम वॉर कर देता है। ब्रिटिश ने कहा कि भैया हम तो ओपियम उगाएंगे और इन्होंने चाइना पर कर दी ओपियम वॉर और चाइना की इसमें बुरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। अब चाइना ब्रिटेन से उलझा होता है और इसी चीज का फायदा उठाता है रशियन एम्पायर। एक्सपेंशन करना इनके खून में है, रशिया ने वही किया। रशिया को मौका मिला, चाइनीज की तरफ से ज्यादा कोई इनको रेजिस्टेंस मिला नहीं और ये लोग बढ़ गए आगे। इन्होंने डिमांड किया कि नई बॉर्डर लाइन खिंचेगी और मजबूरी में आके चाइना मान गया और आसपास का बड़ा हिस्सा इनको देना पड़ा रशिया को और बाउंड्री लाइन खिसक के आ गई उसूरी रिवर के पास। अब चीजें इंटरेस्टिंग हो गई 1919 में, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। उस समय रशिया का जो फॉरेन अफेयर्स का कमिश्नर था उसने ये अनाउंस कर दिया कि जार के समय जो चाइना की टेरिटरीज हमने सीज की थी वो हम चाइना को वापस कर देंगे बिना किसी कंडीशन के। अब ये खबर सुन के माओ जेडोंग, पहले चाइनीज प्रीमियर, हो गए खुश कि अरे वाह, बड़ा भाई सारी लैंड वापस कर देगा। उन्होंने कहा कि भाई मजा आ गया, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, यानी कि जो अमूर रिवर बेसिन के आसपास का इलाका है वो वापस चाइना को मिल जाएगा। लेकिन चीजें इतनी आसान होती नहीं है। थोड़े ही समय बाद इनको लगा झटका। सोवियत के द्वारा जो डिक्लेरेशन किए गए थे वो इन्होंने वापस ले लिए, क्योंकि सोवियत यूनियन उस समय जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके कंट्रोल में ज्यादा था। उन्होंने कहा कि जो सोवियत गवर्नमेंट है उसको कोई हक नहीं है इस तरीके की अनाउंसमेंट करने का। अब माओ जेडोंग दुखी, चाइना दुखी। और यही जो उसूरी रिवर के आसपास का इलाका था ये चाइना के लिए एक फिजिकल सिंबल बन गया फेलियर का। जो चाइनीज को ये बार बार अखरता था, ये बात याद दिलाता था कि जो एरिया इनका हुआ करता था वो रशियंस ने कब्जा रखा है। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर के लिए ये एक पावर का प्रतीक बन गया जो इनकी कंट्री के ग्रेट पावर के स्टेटस को दर्शाता था। एक के लिए तो ये प्रतीक था फेलियर का, वहीं दूसरे के लिए यूएसएसआर के लिए ये सिंबल था सक्सेस का। इसके अलावा और भी कई रीजंस थे। अब जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके 100 साल पहले का रिकॉर्ड देखो तो चाइना रशिया के जो रिलेशंस थे वो वन साइडेड रहे हैं, जिसमें रशिया रहा है डोमिनेंट पावर। 1960s में यूएसएसआर की ये डिजायर थी कि जो इनके एलाइज हैं वो इनके कंट्रोल में रहें और इसी से चीन डर गया था। चाइना का देखो तो उस समय चाइना एक इमर्जिंग पावर बन के उभर रहा था। 1964 में लोगों ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और यूएसएसआर चाइना की ग्रोथ को देखकर थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। लेकिन दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत थी। कोल्ड वॉर उस समय अपने चरम पे थी। रशिया को भी चाइना का सपोर्ट चाहिए था और चाइना को भी यूएसएसआर की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल असिस्टेंस की जरूरत थी। लेकिन इनके रिश्तों में खटास पड़ती गई। इसके अलावा 1953 में
चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसमें यूएसएसआर ने साइड ले ली इंडिया की, जो कि एक और कारण बन गया डिस्प्यूट का। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, विचारों का भी डिफरेंस था। भले ही दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन दोनों का ही नजरिया कम्युनिज्म को समझने में अलग था। दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कम्युनिज्म को समझते थे। उस समय कुछ ऐसा था कि यूएसएसआर बड़ा भाई था और चाइना छोटा भाई, लेकिन माओ जेडोंग को ये सब मंजूर नहीं था। माओ को आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया माओ जेडोंग कब्जा लें वो भी इनके लिए कम है। अब इन्हीं सारे डिस्प्यूट्स ने हैवी टेंशंस को जन्म दिया और सारा जो गुस्सा था, फोकस था, वो उसूरी रिवर के आसपास का जो इलाका था उस पर दोनों ही देशों का फोकस चला गया कि ये एरिया किसके पास रहेगा। खासकर इस रिवर के पास जो दो स्मॉल आइलैंड्स थे, जेनवा और किलिगिन, इन दो आइलैंड्स पर दोनों ही कंट्रीज की नजर थी। अब 1960s के आखिरी में बॉर्डर पर टेंशन्स ऑल टाइम हाई थी और चीजें ट्रिगर होना तब शुरू हुई जब सोवियत मिलिट्री ने रिवर का जो एक्सेस था वो पूरी तरीके से कट कर दिया कि कोई भी चाइनीज इस तरफ नहीं आएगा, कोई भी चाइनीज रिवर का यूज नहीं कर पाए। इसके बाद ही दोनों ने, चाइना और यूएसएसआर ने, नदी की साइड अपने अपने ट्रूप्स बढ़ाने शुरू कर दिए और अपना अपना दावा ठोक दिया कि ये जो रिवर के आसपास का एरिया है वो हमारा है। दोनों ही नेशंस ने अपनी अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि रिवर का कंट्रोल अपने पास रखो और फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी यूज करो। अब दोनों ही तरफ टेंशंस बनी हुई थी, लेकिन चीजें ट्रिगर हो गई 1968 में जब सोवियत आर्मर्ड व्हीकल ने किलिगिन आइलैंड पर 4 चाइनीज सिविलियंस मार दिए। इसके बाद ही माओ जेडोंग ने भारी मात्रा में ट्रूप्स इस रीजन में डिप्लॉय कर दिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सोवियत एडवांसमेंट की। अब जाहिर सी बात है, सोवियत कहाँ शांत बैठने वाला था और दोनों ही देशों ने ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स अपने अपने साइड बढ़ाने शुरू कर दिए और 1969 में सैनिकों का सब्र का बांध टूट गया। जो जेनवा आइलैंड था वहां पे फाइटिंग स्टार्ट हो गई, वहां पे हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ही देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए, लेकिन इन झड़पों में चाइना के जो सैनिक थे वो जीत गए और 100 सालों से रशिया जो अपनी विल इम्पोज करता आया था चाइना पर, इस घटना से उसका अंत हो गया। लेकिन मामला भी शांत नहीं हुआ। रशिया ने उसूरी रिवर के आसपास अपनी फोर्सेस डिप्लॉय रखी। अब फाइटिंग और इंक्रीज और इंटेंसिफाई हो गई। अब जो इनका वेस्टर्न बॉर्डर था मंगोलिया के पास, वहां पे भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो गई। शुरुआत यहाँ छोटी मोटी झड़पों से हुई, लेकिन बाद में लड़ाई काफी इंटेंस हो गई और यूएसएसआर ने धमकी दे दी कि वो चाइना पर वॉर डिक्लेयर करने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत न्यूक्लियर स्ट्राइक से होगी। जब बॉर्डर पे ये सब लड़ाई चल रही थी तो बैक चैनल्स में डिप्लोमेसी जारी थी। 1969 में ही सोवियत के जो ऑफिशियल्स थे वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। वहां पे जो सोवियत ऑफिशियल्स थे वो ये जानना चाहते थे कि अगर चाइनीज की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे ये लोग स्ट्राइक करते हैं तो यूएस का और पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। जब ये खबर माओ जेडोंग तक पहुंची तो इनके हाथ पैर भूल गए कि मॉस्को इंक्वायर कर रहा है कि ग्लोबल रिएक्शन क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं। सितंबर 1969 में दोनों देशों ने बातचीत की, लेकिन उस समय ज्यादा कुछ एग्रीमेंट निकल के नहीं आया। ये जो डिस्प्यूट था इसका हल निकला 1991 में। बाद में जब बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए तो इसमें चाइना का ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि रशिया के द्वारा कई जो आर्गन, अमूर और उसूरी रिवर के आसपास जो आइलैंड्स है वो चाइना को दे दिए गए। रिजल्ट इस कॉन्फ्लिक्ट का इनडिसाइसिव रहा। अब मेन सवाल ये है कि जब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दे दी थी तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये वॉर में तब्दील क्यों नहीं हुई? वॉर रुक क्यों गई? तो इसका जवाब है, दोनों देशों को ही डर था। भले ही चाइना न्यूक्लियर पावर बन गया था, लेकिन ये लोग सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव नहीं कर पाए थे। इनको ये डर था कि अगर सोवियत यूनियन न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये प्रॉपरली उसका रिटेलिएशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूएसएसआर को ये डर था कि जो चाइना की ग्राउंड फोर्स है ये बहुत तगड़ी है, कहीं सोवियत यूनियन पे मैसिव ग्राउंड इन्वेजन ना हो जाए, उसका ये लोग ठीक से जवाब दे नहीं पाएंगे। उस समय माओ जेडोंग की ये फिलॉसफी थी कि जंग में मैन पावर का ज्यादा महत्व है ओवर एडवांस वेपन्स। तो दोनों ही देशों को डर था। चाइना को डर था कि न्यूक्लियर स्ट्राइक ना हो जाए, वहीं यूएसएसआर को था कि इन पे कहीं ग्राउंड इन्वेजन ना हो जाए। इसीलिए दोनों देश एग्री कर गए कि भाई इसको डिस्प्यूट ही रहने दो, वॉर करने में भलाई नहीं है। तो ये था पूरा किस्सा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा।